जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। हाँ तो साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा कक्षा 10 के लिए जारी मॉडल पेपर की। हाँ साथियों, आज हम इस वीडियो में हिंदी के मॉडल पेपर के आंसर करेंगे। जैसा कि साथियों आपको पता होगा और अभी तक आपको ये जानकारी मिल भी गई होगी कि जो कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा होने वाली है साथियों, जो कि आपकी मार्च 2023 में होगी, उसके मॉडल पेपर जारी कर दिए गए हैं। मॉडल पेपर क्या होते हैं साथियों? मॉडल पेपर वो पेपर होते हैं जिनमें आपको बताया जाता है कि बोर्ड परीक्षा में जो आपका पेपर आएगा उसका पैटर्न कैसा रहेगा, यानी उसका मॉडल कैसा रहेगा, क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, कितने नंबर के होंगे और पूरा का पूरा पेपर कितने प्रश्नों से भरा होगा। सारी जानकारी आपको मॉडल पेपर में दी जाती है। तो साथियों हमने बता दिया था कि आप मॉडल पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जिस बच्चे ने अभी तक मॉडल पेपर डाउनलोड नहीं किए साथियों, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके साथियों मुझे मैसेज कर दे कुछ भी, तो मैं आपका मैसेज जैसे ही रीड करूंगा तो आपको मैं ग्रुप में ऐड कर लूंगा। वहां पर आपको ये जो कक्षा 10 के मॉडल पेपर है सभी 6 विषय के आपको मिल जाएंगे साथियों। और वहां पर आपको जो साइंस है, मैथमेटिक्स है, सामाजिक विज्ञान, इन सभी के वीडियो मिल जाएंगे जिनमें हमने पेपर सोल्व करा दिया है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी के मॉडल पेपर की। सभी प्रश्न करेंगे साथियों। कोशिश यही रहेगी कि पूरे प्रश्नों का हल करें। तो साथियों आप वीडियो को लास्ट तक देखें, आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो साथियों यहाँ आप स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल प्रश्न पत्र परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 10 हिंदी। और साथियों इसके अंक की बात करें, पेपर आपका 80 अंक का रहेगा, क्योंकि साथियों आपके टोटल नंबर 100 में से मिलते हैं। इसमें 20 आपके क्या होते हैं साथियों, 17 अंक होते हैं जो विद्यालय द्वारा भेजे जाते हैं। ठीक है साथियों, विद्यालय द्वारा भेजे जाते हैं। ओके, और जो आपका समय रहेगा साथियों, इसमें रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का, यानी 3.25 घंटे आपको पेपर को करने के लिए मिलेंगे। अब साथियों आप इसमें थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर पेपर मिल जाएगा कि पेपर किस प्रकार से साथियों। ये तो पूरा ब्लूप्रिंट बता रखा है कि पेपर किस प्रकार का रहेगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, बड़े कितने छोटे कितने, सारी जानकारी दे रखी है। यहाँ से हमारा पेपर स्टार्ट होता है साथियों, जिसमें आपको सबसे पहले दिया है खंड अ। खंड क्या है साथियों, उसका पहला क्वेश्चन, खंड अ का पहला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश दिया है साथियों, हमें इसको पढ़ना है। आप इसे 1-2 बार परीक्षा में जब भी कोई भी गद्यांश आए तो उसे 1-2 बार रीड कर लेना साथियों, और जल्दी करना क्योंकि समय बहुत कम होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चनों के जवाब देंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है साथियों, पहले का उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। उचित शीर्षक देना है साथियों इसका। तो साथियों छायावाद होगा, सरस गीत हो गया, जयशंकर प्रसाद हो गया, झरना होगा। तो साथियों देख लीजिए, इसको पढ़ेंगे ना आप तो आपको पता लग जाएगा ये सारी बात जयशंकर प्रसाद जी के लिए बोली गई है। सारी बातों में उनका ही उनका जिक्र है कि उन्होंने क्या किया, क्या उनकी रचना थी वगैरह सभी। तो इसका उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा साथियों जयशंकर प्रसाद। ठीक है, समझ गए होंगे। इसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है साथियों, प्रसाद जी संबंधित थे, तो यहाँ पर ये घराने लिखे हो साथियों, तो किस घराने से थे तो आपको मैं बता दूं साथियों, आप इसमें देखना एक बार गद्यांश में, यहाँ पर लिख रहा है ये सुंगनी साहू। क्या थे? सुंगनी साहू। तो इसमें सुंगनी साहू कहाँ पे है? देखिए सेकंड में साथियों ऑप्शन अ एकदम राइट हो जाएगा, वह सुंगनी साहू घराने से थे। किससे थे? सुंगनी साहू घराने से। ठीक है, इसके बाद थर्ड आता है साथियों, प्रसाद जी ने सर्वप्रथम कौन सी भाषा में कविता लिखी। तो इसका भी साथियों मैं आपको बता दूं, गद्यांश में देखना साथियों आप इसे, यहाँ पर आप देखिए उन्होंने प्रारंभ में ब्रज भाषा में कविता लिखी। कौन सी भाषा में साथियों? ब्रज भाषा में। तो इसका आंसर भी हमें मिल गया। क्या हो जाएगा साथियों? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ब्रज भाषा, ऑप्शन ब एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा साथियों। तो आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहे हैं साथियों, आप इनको ऐड कर सकते हैं अपने मोबाइल में और मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूं। और आंसर का पीडीएफ हो या और भी कोई नई चीज हो, कक्षा 10 से संबंधित मॉडल पेपर, पीडीएफ, आपका टाइम टेबल, कुछ भी साथियों जानकारी होगी कक्षा 10 से संबंधित, आपको सबसे पहले हमारे द्वारा इस ग्रुप में दे दी जाएगी। इसलिए साथियों ग्रुप में ज्वाइन होना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप ये नंबर ऐड करके मुझे मैसेज कर दें ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूं। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है। तो साथियों इसमें देखना एक बार, आप इसमें पढ़ेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखना साथियों, यहाँ पर लिखना है उनकी रचना को, झरना और आंसू प्रकाशन काव्य। उनकी रचना कौन सी थी? एक तो आंसू था और एक झरना थी। अब देखते हैं दोनों में से क्या दिया गया है साथियों। तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आंसू दिया गया है, एकदम राइट हो जाएगा। झरना तो दिया है साथियों, एक झरना के साथ संगीत दिया है, तो झरना संगीत कोई रचना ही नहीं थी। आंसू एकदम राइट हो जाएगा साथियों इसका। ओके, इसके बाद बात करें फिफ्थ की पॉइंट की, वो है
जयशंकर प्रसाद ने छायावाद का बीजारोपण किस रचना में किया? तो साथियों ये भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ, गंदास में देखना है एक बार ध्यान से। यहाँ पर साथियों उन्होंने किया था, प्रसाद जी ने बीजारोपण झरना में किया। किसमें किया साथियों? झरना में किया। तो झरना हमारा एकदम राइट हो जाएगा। कहाँ पर दिया गया है झरना? झरना साथियों में दिया गया ऑप्शन अ में, एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे हैं साथियों बेसिक से, ताकि आपको ये बिल्कुल कठिन ना लगे। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 6 से 12, 6 से 12 देना है। छठा देख लेते हैं साथियों, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक। जब साथियों आपको कविता दी गई हो या काव्यांश दिया गया हो तो उसका शीर्षक देने के लिए साथियों आपको उससे गौर से पढ़िए और देखिए कौन सी लाइन बार बार आ रही है। तो ये देखिए साथियों, जाग तुझको दूर जाना है, जाग तुझको दूर जाना है, 2 बार आई साथियों, और एक बार शुरुआत में एक बार एंडिंग में। तो इसका शीर्षक यही हो जाएगा साथियों, ब एकदम राइट हो जाएगा, जाग तुझको दूर जाना है। ठीक है, ओके। इसके बाद साथियों 7th है तिमिर शब्द का अर्थ। तो साथियों ये तो आपको पता होना चाहिए, आप बुक से पढ़ेंगे तभी आपको ये पता होगा। जो साथियों तिमिर शब्द होता है उसका हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा अंधकार होता है साथियों। तिमिर शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? अंधेरा या अंधकार। ठीक है, उसके बाद बात करें साथियों नेक्स्ट की, इसमें 7th आता है साथियों, वह है आंख शब्द का पर्यायवाची युग्म। तो साथियों इसमें आप देखेंगे तो अ एकदम राइट हो जाएगा, लेकिन ये शब्द दे रखा है साथियों नमन, ये नमन नहीं होगा, ये क्या होगा आपका? नयन होगा। क्या होगा? नयन होगा साथियों, नयन लोचन द्रग होगा, ये एकदम राइट होगा। ये कोई लिखने में हो गया होगा साथियों, क्योंकि मैंने सभी मैच कर लिया, ऐसा कोई नहीं होता है। तो अ ही आपका राइट होगा, बस इसमें यहाँ नयन आएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें नेक्स्ट की, 9th है साथियों, इसमें उक्त काव्य पंक्तियां कौन से भाव को व्यक्त करती है? तो साथियों आप इसे गौर से पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ये ब वीरता के भाव को व्यक्त करती है। कि कौन से भाव को साथियों? वीरता के भाव को। इसके बाद 10 आता है साथियों, चिर सजग का अर्थ। तो साथियों चिर सजग का हमें अर्थ बताना है। तो साथियों सजग तो होता है जागरूक, यानी हम बोलते हैं ना सजग हो जाओ, यानी सावधान हो जाओ, जागरूक हो जाओ। और चिर होता है साथियों जो निरंतर चलता रहता है। तो ये कहाँ पर है? निरंतर जागरूक, एकदम राइट हो जाएगा, निरंतर जागरूक एकदम सही हो जाएगा साथियों। उसके बाद साथियों 11 है उन्मेष शब्द का अर्थ है। तो साथियों उन्मेष जो शब्द है उसका अर्थ प्रकाश भी होता है, दीप्ति भी होती है, उजाला भी होता है। यानी कि प्रकाश, उजाला, दीप्ति, इन सब का मतलब रोशनी से ये साथियों। तो उपयुक्त आंसर होगा हमारा सही द, उपयुक्त सभी हो जाएंगे साथियों, ये भी और ये भी। ठीक है, इसके बाद साथियों इसका 12 पॉइंट आता है, जॉर्ज परचम की नाक कहानी है। तो जो जॉर्ज परचम की नाक आपके कहानी है वो किस पर आधारित है? व्यंग्यात्मक या स्मरणात्मक या ऐतिहासिक या बाल मनोवैज्ञानिक है? तो साथियों ये व्यंग्यात्मक है, क्योंकि इसमें व्यंग किया गया था साथियों। ठीक है, ओके, आपने कहानी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि किस पर व्यंग किया गया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है साथियों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब की बार साथियों पेपर ऐसा बनाए आपका कि आप कोई सा भी पेपर पढ़ लीजिए, मैथ का, साइंस का, सामाजिक का, या कोई सी भी सब्जेक्ट का, उसमें सबको आपको सबसे पहले फर्स्ट के पॉइंट, सेकंड के पॉइंट और रिक्त स्थान आए। अब की बार सब पेपर में रिक्त स्थान आए, तो ये आपके लिए काफी अच्छा है। तो साथियों बात करते हैं हम क्वेश्चन 2 की, फर्स्ट पॉइंट की, गाय, आदमी, पुस्तक आदि शब्द संज्ञा का बोध कराते हैं। तो साथियों आप इन शब्दों को गौर से देखेंगे तो ये तीनों शब्द क्या है? ये जाति है, गाय, आदमी, पुस्तक। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। ठीक है, उसके बाद साथियों आपका सेकंड होगा, जिस सर्वनाम का प्रयोग रिक्त स्थान के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो साथियों प्रश्नवाचक है तो इसमें आ जाएगा प्रश्न पूछने, यानी कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद साथियों थर्ड आएगा, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं क्या कहलाते हैं साथियों? वो होते हैं विशेषण। क्या कहलाते हैं? विशेषण। ठीक है, इसके बाद साथियों फोर्थ है, अविकारी शब्द रिक्त स्थान शब्द भी कहलाते हैं। तो साथियों इसमें आ जाएगा अवयव। क्या आ जाएगा? अवयव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद साथियों आपका फिफ्थ है, अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो साथियों उपसर्ग आगे लगते हैं तो इसमें हो जाएगा अनु। क्या हो जाएगा? अनु इसका उपसर्ग है। उसके बाद साथियों हमारा सिक्स्थ है, मानवता शब्द के मूल शब्द रिक्त स्थान है। तो इसमें आ जाएगा साथियों मानवता शब्द में मूल शब्द यानी किस पर ज्यादा प्रकाश डाला गया है? मानव पर। तो इसमें आ जाएगा मानव। ओके, ठीक है, इसके बाद साथियों रिक्त स्थान भी कंप्लीट हुए। अब बात करते हैं क्वेश्चन 3 की। क्वेश्चन 3 में साथियों हमें पूछा गया है, निम्नलिखित अति लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 शब्दों में दीजिए। ठीक है, तो एक एक नंबर के क्वेश्चन है तो हमें 20 शब्द कर सकते हैं साथियों। ओके, इसके बात करें फर्स्ट पॉइंट की, तो साथियों व्यंजन संधि की परिभाषा लिखिए। तो आप स्क्रीन पे देखेंगे साथियों व्यंजन संधि की परिभाषा,
किसी व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। परिभाषा पूछी थी, केवल परिभाषा ही लिख देंगे, सिंपल सी परिभाषा। ठीक है साथियों, आप अगर पेन और कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं साथियों तो आप लेकर बैठिए, इनको लिखिए साथियों, इनको लिखेंगे तभी आप याद कर पाएंगे। क्योंकि साथियों वीडियो देखने से तो क्या है, अपना आंसर है तो छूट जाता है, हम अपना दिमाग ही ऐसा बनाए कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं। लिख लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे साथियों, कभी भी उन्हें पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके। कोई प्रश्न समझ नहीं आया तो वीडियो को आप रिवाइंड कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए तो मैंने आपको नंबर बता ही दिया, एक बार और बता देता हूँ स्क्रीन पे, ये लिखे हुए हैं। ऐड करके मैसेज कर दीजिए, ग्रुप में आपको मैं ऐड कर दूंगा। वहां पर आपको और भी अच्छे अच्छे पेपर सिलेबस की जानकारी सब मिल जाएगी, तो उसकी टेंशन ना करें साथियों। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, वो है तत्पुरुष समास के 2 उदाहरण लिखिए। तो साथियों आप उदाहरण पूछा है तो उदाहरण लिख देंगे। फर्स्ट लिखेंगे मूर्ति को बनाने वाला मूर्तिकार, खुद को मारने वाला आत्मघाती। 2 उदाहरण हो जाएंगे साथियों। ठीक है, इसके बाद साथियों थर्ड है काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ लिखिए। साथियों अर्थ पूछा है तो आप इसमें लिख देंगे काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ है मूर्ख होना। ठीक है, उसके बाद साथियों फोर्थ है जैसी करनी वैसी भरनी लोक करती का वाक्य प्रयोग। वाक्य में प्रयोग करना है साथियों, तो आप लिखेंगे वाक्य प्रयोग हो जाएगा शेर ने जानवरों को पकड़ने के लिए गड्ढा खोदा और उसे पत्तों से ढक दिया, लेकिन अज्ञानता वश वह स्वयं उस गड्ढे में गिर गया। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। सिंपल सा एग्जाम्पल लेके आया हूं आपके लिए। ठीक है, तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। उसके बाद साथियों हमारा फिफ्थ है यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो साथियों आप इसमें लिखेंगे 12 अप्रैल 1977 को अयोध्या उत्तर प्रदेश में यतीन्द्र मिश्र का जन्म हुआ। ठीक है साथियों, आप इसमें लिख देंगे। उसके बाद साथियों सिक्स्थ है महावीर प्रसाद ने क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। तो साथियों आप इसमें लिखेंगे उन्होंने तर्क दिया कि यदि स्त्री शिक्षा से अनर्थ होता है तो पुरुष द्वारा किए गए अनर्थ भी उसी शिक्षा के परिणाम होने चाहिए। ठीक है साथियों, बहुत बढ़िया बात कही है, आप इसमें लिख देंगे। उसके बाद साथियों सेवंथ है बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें लिखेंगे बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ा। कवि को बच्चे की मुस्कान बहुत मनमोहक लगती है जो मृत शरीर में भी प्राण डाल देती है। ठीक है साथियों, ये आप इसमें लिख देंगे। उसके बाद बात करते हैं 8th पॉइंट की साथियों, वो है हमारा गिरिजा कुमार माथुर की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो साथियों आप इसमें लिखेंगे रचना के नाम। पहली हो जाएगी रचना इसकी मंजीर, सेकंड हो जाएगी छाया मत छूना, और थर्ड और बता देता हूँ वो हो जाएगी धूप के दान। कोई भी 2 आप इसमें से लिख सकते हैं। उसके बाद साथियों बात करें 9th पॉइंट की इसका, वो है संगतकार कविता किसके महत्व पर विचार करती है। तो साथियों आप इसमें लिखेंगे संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगीतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। ओके ठीक है, 10 पॉइंट है साथियों बदंत आनंद कौशल्यान ने सभ्यता को किसका परिणाम माना है। साथियों आप लिखेंगे बदंत आनंद कौशल्यान ने सभ्यता को संस्कृति का परिणाम माना है। किसका साथियों, संस्कृति का। ओके ठीक है, इसके बाद साथियों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें अब हमारा आता है साथियों, आता है 11 पॉइंट। 11 क्या बोल रहा है साथियों, रानी आए और नाक न हो पंक्ति में किसकी नाक न होने की बात कही गई है। तो साथियों आप इसमें लिखेंगे यह बात लेखक ने विभिन्न बातों द्वारा व्यक्त की है। रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत दौरे पर आ रही थी। ऐसे मौके में जॉर्ज पंचम की नाक का न होना उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने जैसा था। तो आप इसमें लिख देंगे, आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद साथियों 12 है अज्ञेय किस विषय के विद्यार्थी रहे हैं। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर लिखिए। तो साथियों आप इसमें लिखेंगे अज्ञेय विज्ञान विषय के विद्यार्थी रहे हैं। किस विषय के साथियों, विज्ञान विषय के विद्यार्थी रहे हैं। इतना ही पूछा है साथियों, 1 नंबर का है, इतना ही लिख दीजिए। ठीक है, काफ़ी है। इसके बाद साथियों बात करते हैं, हमारे खंड ब स्टार्ट हो रहा है साथियों। एक पड़ाव पार कर लिया है, सेकंड पड़ाव आ चुका है खंड ब का। खंड ब भी कम, एक पड़ाव पार कर लिया है साथियों, सेकंड पड़ाव आ चुका है खंड ब का। तो खंड ब में साथियों क्या है, प्रश्न 4 से लेकर 16 तक, प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम उत्तर सीमा 45। ठीक है, 4 साढ़े 4 लाइन में कर देंगे साथियों, 2 अंक है। ठीक है, इसमें साथियों हमारा 4th क्वेश्चन आता है, वो है माता का आंचल पाठ में बाल मनोभावों की सहज अभिव्यक्ति हुई है, किसी एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो साथियों आप इसमें लिखेंगे लेखक ने इस कहानी का नाम माता का आंचल रखा है। इस पाठ में माता के आंचल को समझाने का प्रयास किया गया है। भोलानाथ को अपने माता पिता दोनों से बहुत प्रेम प्राप्त हुआ है। भोलानाथ का पूरा दिन अपने माता पिता के साथ ही बीता करता था।
साथियों इसमें हो जाएगा कि उसने क्या कहा है, तो साथियों ये इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दोनों बात आ गई और उदाहरण भी आ गया भोला नाथ का। ठीक है साथियों, इसके बाद साथियों हमारा 5th क्वेश्चन है, वो है शांति और अहिंसा की प्रतीक है ये पताकाएं। इन पताकाओं का क्या महत्व बताया गया है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए। तो साथियों आप इसमें आंसर लिखेंगे, तो साथियों आप इसमें लिखेंगे, लेखिका जब आ रही थी तब उन्हें गदराए पाए नुकीले पेड़ पहाड़ दिखे। इसके साथ ही दिखने वाले सफेद बौद्ध पताकाएं जो कि शांति व अहिंसा के प्रतीक होते हैं। और बुद्ध की मान्यता के अनुसार जब किसी बुद्धि की मृत्यु होती है तब 108 श्वेत पताकाएं वेजाई है, इस पर मंत्र लिखे होते हैं। कई बार नए काम की शुरुआत में भी पता चलता है लेकिन वह रंगीला होता है। ठीक है साथियों, इतना आप लिख देंगे तो इसकी विशेषताएं हो जाएगी। ठीक है साथियों, अब इसके बाद हमारा 6th क्वेश्चन आता है, वह है साथियों दुलारी का परिचय टुन्नू से कहाँ और कैसे हुआ। तो साथियों आप इसमें लिखेंगे, टुन्नू व दुलारी का परिचय बारों में तीज के अवसर पर खोजवा बाजार में हुआ, जहाँ वह गाने के लिए बुलवाई गई थी। टुक्कड़ पर गाने वालियों में दुलारी का खास नाम था। तो साथियों इसमें बता दिया कहाँ हुई थी मुलाकात, तो इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 7 की, वह है साथियों काल के आधार पर क्रिया के भेदों को उदाहरण सही समझाइए। तो उदाहरण देके समझाना है साथियों। तो ठीक है, आंसर आप स्क्रीन पे देखें। तो साथियों आप इसमें लिखेंगे, काल के आधार पर क्रिया 3 प्रकार की होती है। भूतकालिक क्रिया, इसमें आप लिखेंगे क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में भूतकाल में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे सरोज गई, सलीम पुस्तक पढ़ रहा था। ठीक है साथियों, ठीक है। इसके बाद साथियों सेकंड आता है वर्तमान कालिक क्रिया। इसमें आप लिखेंगे साथियों क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, उसे वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कमला गाना गाती है, विमला खाना खाती है। ठीक है साथियों, तो थर्ड है साथियों भविष्यकालिक क्रिया। इसमें आप लिखेंगे क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, उसे भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। इसमें आप लिखेंगे साथियों जैसे नीलम कल जोधपुर जाएगी, अशोक पत्र लिखेगा। ठीक है, ये इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद साथियों बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर 8th पर, वो हो जाएगा साथियों गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों बताया है। क्यों बताया साथियों, आप इसमें लिखेंगे गोपियों ने उद्धव को इसलिए बड़भागी कहा है क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम से दूर है। उन्हें कृष्ण का प्रेम अपने बंधन में न तो बांध सका है, ऐसे में उद्धव को प्रेम की वैसी पीड़ा नहीं झेलनी पड़ रही है जैसी गोपियां झेलने को विवश है। ठीक है साथियों, तो आप इसमें आंसर लिख देंगे 8th में। 9th क्वेश्चन है साथियों बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे साथियों वे कबीर को अपना साहब मानते थे, वे कबीर के पदों को ही गाते थे और उनके आदेशों पर चलते थे, वे सभी से खरा व्यवहार कर रखते थे, वे दो टूक बात कहने में न तो संकोच करते थे न किसी से झगड़ते थे। तो ये उनकी विशेषताएं हो जाएगी। ठीक है साथियों, इसके बाद 10 क्वेश्चन आता है यह दंतुरित मुस्कान कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो साथियों आप इसमें आंसर लिखेंगे यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने एक बच्चे की मुस्कान का बड़ा ही मनमोहक चित्रण किया है। कवि के अनुसार एक बच्चे की मुस्कान को देखकर हम अपने सब दुख भूल जाते हैं और हमारा अंतर्मन प्रसन्न हो जाता है। कवि ने यहाँ बाल अवस्था में एक बालक द्वारा की जाने वाली नटखट और प्यारी हरकतों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो साथियों इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों इसमें 11, वह है छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है। तो साथियों आप इसमें आंसर लिखेंगे उपरोक्त पंक्तियों में कवि हमें संदेश देना चाहते हैं कि बीती हुई सुखद यादों को याद करके अपने वर्तमान के दुखों को कम नहीं किया जा सकता, बल्कि वर्तमान का दुख दुगना हो जाता है। अतः बीते हुए समय को भूलकर वर्तमान पर ध्यान देकर अपने भविष्य को संवारना चाहिए। ठीक है साथियों, इसके बाद साथियों 12 पॉइंट आता है, वह है काशी संस्कृति की पाठशाला है, क्यों नौबत खाने में पाठ के आधार पर बताइए। ठीक है, तो साथियों आप इसमें आंसर लिखेंगे यहाँ भारतीय शास्त्रों का ज्ञान है, यहाँ कला शिरोमणि रहते हैं, यहाँ का इतिहास पुराना है, यह प्रकांड विद्वानों धर्म गुरुओं तथा कला प्रेमियों की नगरी है, अर्थात काशी संस्कृति का विकास केंद्र है। तो आप इसमें इस प्रकार लिख देंगे आंसर। ठीक है साथियों, इसके बाद बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की। तो इसमें साथियों हमारा 13 क्वेश्चन आता है,
संस्कृति क्या है अपने शब्दों में लिखिए। तो साथियों आप इसमें आंसर लिखेंगे। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति जीवन की विधि है। जो भोजन हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो भाषा हम बोलते हैं और जिस भगवान की पूजा करते हैं, ये सभी सभ्यता कहलाते हैं। तथापि इनसे संस्कृति भी सूचित होती है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि संस्कृति उस विधि का प्रतीक है जिसके आधार पर हम सोचते हैं और कार्य करते हैं। ठीक है साथियों। के बाद साथियों हमारा 14 क्वेश्चन है, नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उसके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। उक्त कथन का पाठ के अंतर्गत आए उदाहरण द्वारा समझाइए। तो साथियों आप इसमें आंसर लिखेंगे, नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उसके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है, क्योंकि सभी पढ़े लिखे लोग संस्कृत बोलते हैं, इसका भी तो कोई प्रमाण नहीं है। सेकंड लिखेंगे, पुराने समय में स्त्रियों के लिए विश्वविद्यालय नहीं था, इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। जिस तरह से पुराने जमाने में विमान उड़ते थे, उनको बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र उपलब्ध नहीं था। तो ये हम इसमें लिख देंगे। इसके बाद साथियों 15 क्वेश्चन है, सूरदास का जीवन परिचय एवं कृतित्व संक्षिप्त में लिखिए। तो इसमें आप लिखेंगे साथियों, वात्सल्य रस के सम्राट महाकवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ। हालांकि कुछ लोग सीही को सूरदास की जन्मस्थली मानते हैं। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे और इनकी माता का नाम जमुना दास था। सूरदास जी को पुराणों और उपनिषदों का विशेष ज्ञान था। तो इस प्रकार से संक्षिप्त में उनकी विशेषताएं हो जाएगी। ठीक है साथियों। इसके बाद साथियों हमारा 16 यानी 16वां क्वेश्चन आता है, रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय एवं कृतित्व संक्षेप में लिखिए। तो साथियों आप इसमें लिखेंगे, इनका जन्म 23 दिसंबर 1899 को उनके पैतृक गांव मुजफ्फर जिले बिहार के बेनीपुर गांव के एक भूमिहर ब्राह्मण परिवार में हुआ। उसी के आधार पर उन्होंने अपना उपनाम बेनीपुरी रखा। बचपन में ही माता पिता के देहावसान हो जाने के कारण उनका पालन पोषण ननिहाल में हुआ। उनकी प्राथमिक शिक्षा भी ननिहाल में ही हुई। साथियों हम बात कर लेते हैं कि हमने क्या क्या कर लिया। सबसे पहले हमने साथियों क्वेश्चन 1 किया, जिसके कुछ पॉइंट थे। उसके बाद क्वेश्चन 2 किया, जिसमें हमें रिक्त स्थान दिया गया था। उसके बाद साथियों हमने क्वेश्चन 3 किया, जिसके भी कुछ पॉइंट दिए गए थे। और क्वेश्चन साथियों हमने 4 से लेकर 16 तक कंप्लीट कर लिए। ठीक है साथियों, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। और साथियों इसके बाद हमारे पास बचता है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमें क्या दिया गया है, अपठित गद्यांश दिया गया है, व्याख्या करनी है साथियों, वो आप कर ही लेंगे। और नीचे पद्यांश की व्याख्या करनी है, वो भी आप कर लेंगे, बुक में आपको ही मिल जाएगा साथियों। उसके बाद यहाँ पे 9th क्वेश्चन है, लक्ष्मण व परशुराम के मध्य संवाद को। तो ये संवाद की साथियों आप लिख सकते हैं। और ये 20, 21 में साथियों आपको निबंध लिखना है, टॉपिक आपको दिए गए। और 22वें क्वेश्चन में साथियों आपको पत्र लिखना है बहन की शादी में बुलाने के लिए अपने मित्र को। और 23वें क्वेश्चन में साथियों आपको क्या लिखना है, एक विज्ञापन तैयार करना है। तो ये बस लगभग हो गया पेपर, आप ये क्वेश्चन कर ही सकते हैं साथियों। और भी कोई दिक्कत है साथियों, स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे होंगे साथियों, आप ऐड करके मैसेज कर दीजिए मुझे, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। और कुछ भी होगा साथियों, आपकी कक्षा 10 से इंपॉर्टेंट PDF नोट्स आपको सभी मिल जाएंगे। मैथ के, साइंस के, सामाजिक के सभी विषय की वीडियो हमने बना दिए हैं, उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। नहीं तो साथियों व्हाट्सएप पे तो आपको लिंक मिल ही जाएगी, इसलिए आप हमें मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं साथियों। तो आज हमने कर लिया है हिंदी का पूरा मॉडल पेपर सोल्व। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको कक्षा 10 से इंपॉर्टेंट सभी जानकारी समय पर मिल सके। और कुछ भी नया PDF जानकारी या आपके बारे में जानकारी जो भी हमें मिलेगी साथियों, सबसे पहले आपको देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।